बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इंतखाबात और इंतखाबात के बाद फ्रॉड और फ्रॉड के बाद एक नई फ्रॉड हुकूमत का क़याम, उसके लिए दिन रात कोशिश की जा रही है। बल्कि अब तो गन पॉइंट पे फैसले करवाए जा रहे हैं कि जनाब आपने हुकूमत बनानी है या नहीं, आपने नून लीग का साथ देना है या नहीं। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मजबूर कर दिया गया कि वो भी मजबूर हो गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक फैसला किया और उस फैसले को भी तब्दील करवा दिया फर्द वाहिद ने, और फर्द वाहिद ने आनन फानन और लम्हों में ये फैसला जो है, अभी वो ऐलान भी चल रहा था, अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि ऐलान वापस लेना पड़ा और रातों रात सबको इकट्ठा किया गया और चौधरी शुजात साहब के घर पे इकट्ठा किया गया। सबको इकट्ठा करके और ऐलान करवा दिया गया कि जनाब नहीं, हुक्म हाकिम है और बादशाह सलामत बहुत सख्त नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर जल्जले और माशाल्लाह की कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। बकौल जावेद नुसरत साहब के, उन्होंने कहा कि नुसरत जावेद साहब ने कहा कि इसलिए ये सब कुछ आनन फानन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये माशाल्लाह की धमकी। और जरदारी साहब चूंकि बहुत ज्यादा समझदार हैं इसलिए वो समझ गए और इसलिए उन्होंने फौरन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कह दिया कि जनाब हाजिर, आप जो हुक्म कर रहे हैं हम शहबाज शरीफ साहब को वोट भी देंगे और उनके साथ शामिल भी होंगे, ये सब कुछ करेंगे। और उसके बाद एजाजुल हक साहब आए, उन्होंने भी हामी भर ली, उन्होंने भी हाँ कर दी। ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब ये जितना भी छुपाया जाए जी, हकीकत छुप नहीं सकती और उसमें अब बहुत ज्यादा गवाहियां आ रही हैं इमरान खान साहब के हक में। इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं, जेल में बैठा शख्स वो बातें कर रहा है जो सियासतदान जो हैं वो बाहर बैठ के भी नहीं कर सकते। और इस वक्त में आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने इनकार कर दिया है किसी भी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, हुकूमत के साथ बैठने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने यकदम सबसे पहले उनकी पार्टी का इजलास होता है और मजलिस आमला का, और मजलिस आमला के बाद फैसले वो सुनाते हैं और उन्होंने संगीन तरीन इल्जामात लगा दिए हैं, संगीन तरीन इल्जामात लगा दिए हैं। 4-5 इल्जामात उन्होंने लगाए हैं। सबसे पहले तो वो सुन लें। और नंबर 1 ये उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, इलेक्शन चोरी हुआ है, पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी हुआ है और तमाम नताइज तब्दील कर दिए गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये पैसों से ये मैंडेट जो है बेचा गया है, पैसे दे के मैंडेट बेचा गया है और पूरे के पूरे सूबे हवाले कर दिए गए हैं पैसों के इव्ज। यानी ये कौन है जो सबसे ताकतवर है, क्या वही कर रहा है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और किसने करना है, और कौन, किसकी जरूरत है कि इतने बड़े बड़े फैसले करे। तो इसका मतलब है कि डील्स हुई हैं और ये सिर्फ जुबानी कलामी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं पैसा चला है और पैसे के सूबे बेचे गए हैं। तो सूबे किस किस को बेचे गए हैं, कैसे कैसे बेचे गए हैं, अब तो फिर ये बात समझ आ जानी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ बातें और भी की। उन्होंने एक तो ये कहा कि हम तहरीक चलाएंगे और असेंबली में मैं नहीं बैठूंगा, तहरीक चलाएंगे और उसके बाद जो रास्ता होगा वो इख्तियार किया जाएगा। इस वक्त चारों सूबों में इस वक्त एहतजाज चल रहा है। कराची, सिंध में एहतजाज चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है और इन सब सूबों में, और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। वहां पे अवामी नेशन पार्टी कर रही है और साथ ही अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शरीक होंगे। वहां पे वो एहतजाज कर रहे हैं, वहां पे वो कर रहे हैं और सब के सब एक बात पर मुत्तफिक हैं, और वो मुत्तफिक हैं कि धांधली हुई है इलेक्शन में और इलेक्शन चोरी किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं ये सब कुछ। इसके साथ साथ अवामी नेशन पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। बलूचिस्तान की जमातें पहले ही ये सब कुछ कर रही हैं। तो फिर ये सारी बातें इत्तफाक है, मुत्तफिक हैं, इलेक्शन चोरी हुआ है, इलेक्शन चोरी हुआ है तो सब कुछ किया है। इसके बावजूद उन्हीं चोरी शुदा मैंडेट के साथ अब हुक्मरानों को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो कि हर सूरत में ये काम करना ही करना है, ये है सबसे बड़ा मसला। और उसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है, और ये इलेक्शन चोरी हुआ है बल्कि जितवाया गया है मुस्लिम लीग नवाज को। और कैसे जितवाया गया है मैं आपको सुनवाता हूँ। नदीम अफजल चंद हैं, उनकी जरा गुफ्तगू के छोटे छोटे हिस्से सुनिए। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। सुनिए जी जरा। इंतखाबात तो पहले भी कभी आइडियल नहीं हुए इस मुल्क में,
پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیشہ ہوئی ہے. شہید بی بی کی شہادت کے بعد بھی 2013 میں 2008 میں انجینئرنگ ہوئی اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پنڈی میں بھی پیپلز پارٹی آ گئی اور پنجاب میں بھی نہ دی. اور پھر 2013 میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے بھی رولا ڈالا, وہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا والا جو سب سے پہلے آپ نے نام لیا میں نے نام لیا تھا اور میرے شو بھی لیا. بالکل لیا تھا, میں آج بھی لیتا ہوں. وہ میں ہمارے سرگودا کا کوئی رہنے والا ہے اور وہاں اس کا آج بھی حیال کے ریٹائر ہو چکا ہے آرمی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں بھی ہوا تھا اور ماضی کی مثالیں دے رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کیا تھا اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں موجودہ حالات سے. لیکن آج بھی بریگیڈیئر مظفر رانجھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے اور بیٹھ کے آج بھی وہ انجینئرنگ کر رہا ہے مختلف علاقوں میں, مختلف حلقوں میں. پھر 18 میں جو جنرل فیض اور بریگیڈیئر عادل نے کیا سب کے سامنے. اب مجھے یاد ہے کہ مجھے کہا گیا, میں نے کہا, میں خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہمیں ہرایا گیا. انہوں مجھے جنرل باجوہ صاحب نے, میں ان کے پاس کیا ٹائم لے کے, تو میں نے کہا باجوہ صاحب میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو, کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, اتنے طاقتور لوگ ہم ہیں نہیں, کوئی سرمایہ دار ہیں نہیں. یعنی جنرل باجوہ صاحب کے پاس گئے ندیم افضل چاند صاحب کہ مجھے ہروایا جاتا ہے اور مجھے نیگیٹو لسٹ میں ڈالا گیا ہے. DGISI تھے جنرل عاصم منیر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو بلایا باجوہ صاحب نے اور باجوہ صاحب کو نے جنرل عاصم منیر سے کہا, پھر جنرل عاصم منیر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے سیاست نہیں چھوڑنی, آپ نے سیاست میں رہنا ہے. نیکسٹ سنیے جی. تو اگر ایک ادارہ نے ہمارے اوپر کراس لگایا ہوا ہے تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. تو مجھے یاد ہے انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بلایا, وہ DGI تھے موجودہ چیف. ہاں, اچھا. انہوں نے کہا یہ ایک سیاست چھوڑنے کی بات, یہ میں آپ کے لائیو کہہ رہا ہوں, باجوہ صاحب سن رہے ہیں, میں آج یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. تو مجھے انہوں نے جنرل عاصم نے کہا آپ نے سیاست نہیں چھوڑنی. باجوہ صاحب نے بھی کہا نہیں, آئندہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں سیاست نہیں چھوڑنی, آئندہ زیادتی نہیں ہوگی, لیکن اس دفعہ پھر زیادتی ہو گئی. اس دفعہ زیادتی کیسے ہوئی وہ بھی سن لیں. آپ کے ساتھ پیچھے زیادتی ہوئی ہے. میں نے 1,18,000 ووٹ لیے تھے, تو میں نے کہا جی اگر میں تو سیاست نہیں کرنا چاہتا, اگر آپ ایک ادارے نے مینجمنٹ کر کے ہرا دینا ہے مختلف طریقے سے. اب پتہ نہیں میرے مختلف دوست کئی ملتے ہیں کسی مختلف لوگوں کو, تو کسی کو کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خامی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے, اس میں یہ خامی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے. کوئی ہمیں خامی بتا ہی دیں, ہم یا تو اپنی خامی ٹھیک کر لیں یا سیاست چھوڑ دیں. یعنی ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں مجھ پہ ابھی تک بھی کراس کا نشان لگا ہوا ہے. 1,10,000 ووٹ لے کے بھی میں ہار گیا, 90,000 ووٹ لے کے بھی ہار گیا. اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ نمبر 2 پہ پاکستان تحریک انصاف تھی, نمبر 3 پہ مسلم لیگ نواز تھی, لیکن ان کو پہلے نمبر پہ لایا گیا اور مجھے بھی فارغ کر دیا گیا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی فارغ کر دیا گیا. یہ سنیے جی ذرا. علاقے سے پوچھ لیں, میرا مقابلہ PTI کے ساتھ. اچھا. جو رزلٹ آیا اس میں PTI دوسرے نمبر پہ تھی, میں پہلے نمبر پہ تھا. وہ تو المیہ یہ ہو کہ نون لیگ ایک تو تیسرے نمبر پہ تھی, ایک اس کو اٹھا کے اوپر لانا تھا, کیونکہ جو میرے مقابلے تھا وہ چیف سیکرٹری زید زمان گجر کا بھانجا تھا. اور بیوروکریسی مجھے کہتی تھی کہ زید زمان کہتا ہے کہ میں نے اتنی سیٹیں مینج کر کے دی ہیں پنجاب میں, اور 1 سال سے میں جک مار رہا ہوں, میں لوگوں کے گھر توڑ رہا ہوں, لوگوں کی ایسی تیسی کر رہا ہوں, PTI کے لوگوں کی فلاں جماعت, تو میری فیملی کو 1 سیٹ بھی نہیں ملے گی. یہ چیف سیکرٹری پنجاب کی بات کر رہے ہیں, ان کا بھانجا ندیم افضل چاند صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا تھا. اب وہ چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا مینج کر کے دیا مسلم لیگ نواز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اتنی سیٹیں میں نے کر دی ہیں, لوگوں کے گھر توڑے ہیں, تو کیا مجھے 1 سیٹ بھی نہیں ملے گی. لہٰذا وہ سیٹ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز تیسرے نمبر پہ تھا, ان کو اٹھا کے پہلے نمبر پہ کر دیا گیا اور ان کو اس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا. میرے پاس ثبوت بھی ہے, میرے پاس ثبوت بھی ہے, چیک کر لیں. میں لائیو آ جائیں میرے ساتھ, جس مرضی ادارے سے انکوائری کروا لیں. ادارہ تو سیم ہی ہوگا, لوگ چینج کر لیں, لوگ میری مرضی کے لگا دیں, ادارہ وہی انکوائری کر لیں. ISI کر لیں انکوائری, MI کر لیں. الیکشن کمیشن پہ تو مجھے اعتبار نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشن بھی میرے حلقے کا ہے, اس کو بھی سارا پتہ ہے, وہ بھی میرے حلقے کا ہے, میرا ووٹر ہے چیف الیکشن, تو اس کو بھی پتہ ہے اس کے حلقے میں کیا ہوا ہے. اس لیے کھلی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر بھی میرے حلقے کے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کیا ہوا, میرے حلقے میں کیا ہوا ہے, اور یہ پورے پنجاب کی بات کریں گے. پورے کا پورا پنجاب جو ہے وہ مینوور کیا گیا ہے الیکشن, اور ان کو دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. چیف الیکشن کمشنر بھی جانتا ہے, DGISI اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ بھی جانتے ہیں, اور باجوہ صاحب بھی جانتے ہیں, لیکن سب کچھ ہو رہا ہے. آگے سنیے. میں سمجھتا ہوں کراچی بھی رولا پڑا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کی سیٹیں بھی چھینی گئی ہیں, PTI کی سیٹیں بھی کراچی میں بھی چھینی گئی ہیں, وہاں بھی رولا پڑا ہوا ہے. پنجاب میں تو
सीधी सी बात है, पंजाब में तो इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा जीते हैं, कोई मैंडेट तो अब मियां नवाज शरीफ को बुलाया गया, फिर लाडला बनाया गया, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ। अब ये एडमिट कर रहे हैं कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें भी छीनी गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी छीनी गई हैं और वो दी गई हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। फिर देखें ये सज़ाएं देना, इन्हीं दिनों में सज़ाएं, इद्दत की सज़ाएं, इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म आप बनाते हैं, फिर उन्हीं वज़ीर आज़मों को आप किसी को फांसी चढ़ा देते हैं, किसी को हाईजैकर बना देते हैं, किसी को इद्दत में सज़ा दे देते हैं। तो ये मिजाज अगर रहेगा तो क्या ज़रूरत है, लोगों ने रिएक्ट किया है, क्या ज़रूरत है सियासत की, ये सियासत की फिर आप वैसे ही काकड़ फार्मूला लगाएं, आगे चलाते जाएं। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, पहले लाडला बनाया गया और उसके बाद फिर उनके मुकदमात खत्म किए गए, फिर इमरान खान साहब की बात की उन्होंने, क्या उन्होंने कि इद्दत केस में उनको सजा सुना दी गई, किसी को हाईजैकर बना देते हैं, किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं और उसके बाद फिर धांधली करवाते हैं। अगर ये सब कुछ ही करवाना है तो फिर बेहतर है काकड़ फार्मूला चलाते रहें, ये सारा कुछ करने की जरूरत क्या है। यही हम कहते हैं, यही हम कहते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। शायद उस वक्त समझ नहीं आई कि 50 अरब रुपए खर्च करके एक फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया और फ्रॉड इलेक्शन के जरिए एक फ्रॉड हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है और उस फ्रॉड हुकूमत से और फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से ये तवक्को की जा रही है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को आगे लेकर जाएगी। ये सारे के सारे ज़ाती मफादात के सौदे हैं और ज़ाती मफादात की बुनियाद पर ही किए जा रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। कोई अगर समझता है कि किसी को नहीं मालूम तो मेरा ख्याल है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंटरव्यू सुन ले और फिर नदीम अफजल चंद साहब की ये गुफ्तगू सुन ले और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब की सुन ले, सरदार अख्तर मिंगल साहब जो कह रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी जो कह रही है, ये सब की सब जमातें इस वक्त भयक जुबान ये बात कर रही हैं कि ये धांधला हुआ है और ये धांधला करवाया गया है और ये करवाने के बाद अब एक नया सिस्टम जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब की बात, उनको भी आपके इस प्रोग्राम में शरीक करते हैं जी। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अब तो इलेक्शन भी हो गए और सारी चीज़ें मैनेज भी हो गई, अब मुझे जेल में क्यों रखा हुआ है, अब मुझे रिहा कर देना चाहिए ताकि मैं अपने जाके काम करूं और आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। एक और अफसोसनाक वाक़या, एक और मैं वाक़या सुनवाता हूँ जी। बहुत ही हर तरफ ही ये सारे मामलात हो रहे हैं। असद मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए हैं, उनका मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा दिया गया है। सलमान अकरम राजा साहब का भी पहुंचा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है, असल मामला जो है वो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर एक सीट भी हमने वापस कर दी और एक सीट में भी हमने ये तस्लीम कर लिया कि ये 2 नंबरी हुई है फॉर्म 45 के तहत, तो फिर बाकी सीटों का क्या करेंगे, सीटें वापस करना पड़ेंगी और फिर ये है कि गन पॉइंट पे ये सारा कुछ करवाया जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया है, तो उन्हें फिर दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। 9 मई के मामले को दोबारा से उखाड़ा जा रहा है और जनाब 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारियां और ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब का मामला पहुंचा हुआ है और इसी तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज गवर्नर साबिक, उनके भी फर्द जुर्म की धमकियां दी जा रही हैं कि जी अब हम फर्द जुर्म आयद करेंगे। ये सारे का सारा सिलसिला हो रहा है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही बात की जा रही है, वो कोई भी आप आलमी जरीदा, कोई भी आप आलमी मीडिया ऑन करें, ट्यून करें, BBC सुन लें, CNN कर लें, स्काई कर लें और गार्जियन को पढ़ लें, आप फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ लें, इकोनॉमिस्ट को पढ़ लें, टाइम्स को पढ़ लें, जिस भी को पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि ये सब कुछ फौज ने करवाया है और नवाज शरीफ साहब के पीछे, शहबाज शरीफ साहब के पीछे फौज है। मैं कहता हूँ फौज नहीं है बल्कि फौज की लीडरशिप है। पूरे फौज को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये लीडरशिप के फैसले हैं जिसके गलत फैसलों की वजह से पूरे का पूरा इदारा बदनाम होता है। ये हैं जी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।